सेकंड बुक आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उसका जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि मानवीय विकास। इसको हिंदी में हम कहते हैं मानवीय विकास। मानवीय विकास, मानवीय मतलब मानव, मानव मतलब जो सुन सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, अपनी बात को रख सकता है, वो मानव है। ठीक है। अब मानव विकास का मतलब उसका पढ़ा लिखा होना, उसका समझदार होना, ये सब क्या है, मानव विकास में आता है। ठीक है, मानव के जो डेवलपमेंट में आता है। ओके, तो मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, मतलब कि जैसे छोटा बच्चा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, जितना धीरे धीरे बड़ा होगा उतने फिर उसकी बॉडी का ग्रोथ होगा। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस हो रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, देखो लिखी हुई है इनलार्जिंग रेंज ऑफ पीपल चॉइस। अब ग्रोथ की बात अलग हो गई है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है कि भाई लोगों की जो चॉइस जो है उनमें कुछ बढ़ोतरी हो, उनमें उसमें कुछ बढ़ाव देखा जाए, इनलार्जिंग हो, बड़ी हो जाए। इनलार्जिंग रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस, और लोगों की जब जरूरतें बढ़ती हैं और उनकी पूर्ति हो जाती है, तो वो क्या है, उनकी रेंज बढ़ जाती है और वो डेवलप होने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साइकिलों पर चलते थे, मतलब कि उनके पास स्कूटर नहीं था, फिर बाद में स्कूटर ले आए, बाइक ले आए, गाड़ी ले आए, तो क्या हो गया, रेंज बढ़ गई उनकी चॉइस की, मतलब उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हो गए। जब ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं आपके पास लाइफ में, तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कोई झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, कोई गरीब है और झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, और फिर वो कच्चा पक्का टीन शेड बना लेता है, तो क्या हो रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट है। कुछ दिनों के बाद पैसे आएंगे तो फिर वो पक्का मकान बना लेगा, तो वो भी डेवलपमेंट है। उसके बाद और पैसे आएंगे तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी खड़ी कर सकता है, तो वो क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हमेशा एक प्रोसेस होती है जो चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है। किसी देश का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है और किसी देश का डेवलपमेंट बहुत डाउन कैटेगरी का है। अफ्रीकन कंट्री जितने भी हैं उनका डेवलपमेंट है वो मतलब जितने भी मतलब बहुत सारे कंट्री जैसे मान लो अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ऐसी कंट्री जहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, पूरा खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं है उनके पास में। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर इधर उधर आती रहती है, देखोगे आप उनकी हालत क्या हो रखी है। उनके यहाँ पर सोर्सेज नहीं है, उनके पास फॉरेस्ट तो बहुत सारा है, जंगल बहुत सारे, लेकिन उनमें डेवलपमेंट नहीं है, और ना वो किसी को मल्टीनेशनल कंपनी को वहां पर आने देते हैं, ना लगाने देते हैं। ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट का है प्रोसेस, एनलार्जिंग रेंज ऑफ पीपल चॉइस। लोगों की जब जरूरतें बढ़ती हैं और उसके अकॉर्डिंगली चॉइस में सुधार हो जाता है या फिर उनका डेवलपमेंट होने लगता है, तब डेवलपमेंट हो रहा है। इंक्रीज देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। अगर वुमेन्स या लेडीज या गर्ल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको पढ़ने की, पढ़ाने की, तो वो क्या हो रही है, उनकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको, तो उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। पहले लड़कियों को स्कूल भेजते नहीं थे, मुस्लिम गर्ल्स को तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था, मुस्लिम गर्ल्स को तो उनको तो पर्दे में रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे कानून बने, बच्चों को एजुकेशन देने के कानून बने। ठीक है, और जो है उनको, एक मिनट बेटा प्रिया, कोई ऑप्शन ये प्रोसेस क्या है, ये आई थिंक अनम्यूट हो नहीं। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस एनलार्जिंग रेंज ऑफ पीपल चॉइस, जिसमें लोगों की चॉइस बढ़ने लग जाती है। इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए उनकी अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी मिलने लग जाए, गर्ल्स को पढ़ाने लोग लग जाएं, या पुअर जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे जब पढ़ने लग जाए, तो हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ जाए तो डेवलपमेंट हो रहा है। इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, एम्पावरमेंट आ जाए, एम्पावरमेंट मतलब उनके सशक्तिकरण हो जाए। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। पहले औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, औरतों को जो है, लेडीज को जो है घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती थी उनके ऊपर, इवन कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने तक की हर तरह की रिस्ट्रिक्शन होती थी। वैसे आज भी है, लेकिन वो 5-10% है, ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया की सोसाइटी के अकॉर्डिंग 5-10% जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी 90% 95% आज बहुत अच्छा माहौल है गर्ल्स के लिए रहने के लिए, उनके लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उनके लिए, और आज काफी अच्छा पढ़ लिख भी गई है। 65% टोटल पॉपुलेशन अगर गर्ल्स की देखें, वुमेन्स की अगर पूरे इंडिया भर में, तो 65% गर्ल्स आज के दिन पढ़ रही हैं और हायर एजुकेशन तक जा रही हैं, जज बन रही हैं, जो है अच्छी जो पॉलिटिकल पोजीशंस पे हैं वो। ठीक है,
पार्लियामेंट में भी 10% उनकी जो है स्ट्रेंथ देखी गई है। वैसे 33% से भी ज्यादा है, बल्कि 50% भी करने की कोशिश की जा रही है। 33% जो जरूरी कर दिया है पार्लियामेंट में भी, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन काफी अच्छी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। वुमेन्स को बहुत ही जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत सारे दायरों में रहना पड़ता था। मुस्लिम गर्ल्स को तो स्पेशली रहना पड़ता था। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मानवीय विकास के बारे में है। ठीक है, फ्रीडम जब मिल जाए, ठीक है, जैसे वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाए, सोशल फ्रीडम मिल जाए और पॉलिटिकल फ्रीडम जब मिल जाती है, तब हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि इकोनॉमिक, औरतों को भी कमाई, जैसे मान लो भाई जॉब पे जा रही हैं और पैसा कमा रही हैं औरतें, जैसे मान लो टीचर बनी हुई हैं, वकील बनी हुई हैं, या फिर कहीं पर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो पैसा लेके आ रही हैं। अब जब उनके जेब में खुद का पैसा होता है तो अपनी मर्जी से कैसे भी वो पैसा खर्च कर सकती हैं। तो क्या आ गई, इकोनॉमिक फ्रीडम आ गई। तो जब महिलाओं को भी इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है तो क्या हो गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया है। क्योंकि महिला भी तो ह्यूमन है। क्या उसको अनह्यूमन कहते हो आप? क्या उसको अनह्यूमन कहा जा सकता है? नहीं, वो तो ह्यूमन है। और जो है अगर महिलाओं को भी सोशल जो है फ्रीडम मिले तो वो भी क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर पॉलिटिकल फ्रीडम मिले तो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है। देखोगे आज महिलाएं जो है अलग अलग जगह पर बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिशियन के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, पुलिस वुमेन के रूप में, तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है डेफिनेशन ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस enlarging range of people choice, increasing their opportunity for education, healthcare and income and empowerment. Income and empowerment ही human development है, is human development। ठीक है, इसमें फ्रीडम होती है, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाती है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट किन के लिए नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट किन के लिए नहीं है। जैसे आप देखोगे मुंबई में अलग अलग बहुत सारे जो ठीक है, तो ह्यूमन एरिया में, जैसे दिल्ली बॉम्बे के एरिया में देख लीजिए, महाराष्ट्र की इसकी लाइट, ठीक है, मैं एक लाइट बढ़ा देता हूँ। बॉम्बे एरिया में लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। ठीक है, स्लम एरिया में रह रहे हैं, स्लम क्लस्टर्स में, और जो है ट्रैफिक जाम देखोगे आप सिटीज में होता है बहुत सारा। तो आपको एक क्लियर एक माइंड में एक बात आती है, क्लियर बात आती है माइंड में कि भाई अगर कहीं पर ऐसा बहुत सारा जो सिस्टम बिगड़ रहा है तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कमजोर है। ठीक है, पॉवर्टी, अगर गरीबी बहुत ज्यादा है कहीं पर, जैसे बिहार की बात करते हैं या यूपी की बात करते हैं, तो अगर पॉवर्टी वहां ज्यादा नजर आए तो इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है। स्मॉल चिल्ड्रंस अगर वहां पे बैगिंग मतलब भीख मांग रहे हैं किसी एरिया में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रखा है। ठीक है, इसके अलावा पीपल स्लीपिंग ऑन फुटपाथ, अगर रात को लोग फुटपाथ पे सो रहे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दिल्ली में देख लो, अब गरीब लोगों के लिए वहां कहां डेवलपमेंट है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, हो सकता है 2 टाइम या 3 टाइम खाना भी ना मिल पाता उनको। तो ऐसा क्या होता है, इस तरह की अगर कंडीशन है तो हम कहेंगे कि वहां पे डेवलपमेंट लो लेवल का है। ऐसा कई देशों में, पाकिस्तान में ऐसा है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, उड़ीसा में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, अफ्रीका के बहुत सारी कंट्री ऐसे जहां पर डेवलपमेंट लो लेवल का है, कम लेवल का डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन देखने से हमें पता लग जाता है कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम क्लस्टर में ट्रैफिक जाम अगर कहीं ज्यादा हो रखा है और अच्छी पोजीशन नहीं है तो उससे भी पॉवर्टी, स्लम, स्मॉल चिल्ड्रंस बेगिंग ऑन द रोड एंड पीपल स्लीपिंग ऑन फुटपाथ, पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड एरिया, तो वो सब क्या है, फेस ऑफ डेवलपमेंट बट लो लेवल डेवलपमेंट। फेस ऑफ डेवलपमेंट है लेकिन वो लो लेवल डेवलपमेंट है। ओके, ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से फ्रीडम है। मैंने फ्रीडम की बात कर ली कि वो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम होती है जो मैन और वुमेन दोनों को किसी तरह भी मिल सकती है। डेवलपमेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में डेवलपमेंट क्या है, अगर किसी कंट्री में, किसी सिटी में या किसी फैमिली में कंप्यूटराइज सिस्टम या कंप्यूटर ज्यादा यूज कर रहे हैं, लैपटॉप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो कहेंगे भाई ये मॉडर्न फैमिली है। अगर कहीं पर किसी वर्क में कंप्यूटराइजेशन से वर्क हो रहा है सारा वर्क, तो कहेंगे भाई मॉडर्न जो वर्क हो रहा है, स्मार्ट वर्क हो रहा है जिसको कहेंगे। तो कंप्यूटराइजेशन जहां जिस कंट्री में बहुत अच्छा है, समझ लो वो डेवलपमेंट माना जा रहा है। अमेरिकी, यूरोपियन कंट्री है, जापान है, चाइना है, इंडिया भी अब कंप्यूटराइजेशन में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट किस चीज से देखा जाए, तो कंप्यूटराइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी कंट्री में बहुत अच्छा है तो डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले इंडस्ट्रीज 1730 में इंग्लैंड में लगी थी
और 1840 में वहां पर फिर आयरन स्टील कंपनीज, आयरन स्टील फैक्ट्रीज लगने लगी। 1730 में तो कॉटन फैक्ट्री लगी थी, कॉटन मिल्स लगनी शुरू हुई थी इंग्लैंड में। और 1840 में वहां पर आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू हो गई थी। मतलब आयरन एंड स्टील से वो बहुत सारे हैमर वगैरह 500 टाइप के, 500 टाइप के तो वो हथौड़े बनाते थे। और एक टाइम ऐसा था जब इंग्लैंड वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया था, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया था। तो क्या है, किसी कंट्री में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो वो डेवलप है, सीधी सी बात है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कंप्यूटराइजेशन हो रखा है, तो वो डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। ठीक है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अगर किसी एरिया में या किसी कंट्री में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है तो वो भी डेवलप्ड माना जाएगा। ठीक है। मॉडर्न फैसिलिटी मेडिकल्स की है तो भी माना जाएगा। लार्ज एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, या मॉडर्न जो मींस ऑफ एजुकेशन यूज किए जा रहे हैं, मॉडर्न जो तरीके यूज किए जा रहे हैं, तो वहां पर हम कहेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पर नहीं यूज कर रहे हैं तो वो लो लेवल का डेवलपमेंट है। ठीक है। तो डेवलपमेंट आज के टाइम में किससे पहचाना जाता है? कंप्यूटराइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से, लार्ज एजुकेशन सिस्टम से, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज वगैरह से, और मॉडर्न फैसिलिटी ऑफ मेडिकल, इससे ही वहां का डेवलपमेंट मेजर किया जाता है, मापा जाता है। अब देखिए, पहली बार डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट जब कब बनाई गई, किसने बनाई? एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट पहले वर्ल्ड बैंक तैयार करता था। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो है वर्ल्ड रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक करता था। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक इसकी जो है, वर्ल्ड बैंक इसकी क्या करता था? रिपोर्ट तैयार करता था। और वो इनकम क्राइटेरिया रखता था, बस केवल इनकम, जिसकी इनकम अच्छी वो कंट्री डेवलप, ऐसा वर्ल्ड बैंक का अपना आइडिया था। लेकिन बाद में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये माना गया कि माना कि किसी कंट्री की जो डेवलपमेंट इनकम के बेस पे आप जो मेजर कर रहे हो, ठीक है, अगर वहां पे इनकम बहुत अच्छी, तो आप ये कह रहे हो कि वो डेवलप नेशन है। जैसे अमेरिका के पास बहुत अच्छी इनकम है, यूरोप में इंग्लैंड के पास बहुत अच्छी इनकम है, या यूरोप के जर्मनी के पास इनकम बहुत अच्छी है, तो क्या इसका मतलब डेवलप हो गया? ऐसे डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इंग्लैंड की बहुत अच्छी इनकम है और वहां पे सारे लोग पैरालाइज हैं, 10%, 20% अगर वहां पे लोग अपाइज हैं या अपंग है। जापान भी देख लीजिए, जापान पे नागासाकी, हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराए गए थे 6 अगस्त को, 9 अगस्त को नागासाकी पर, 6 अगस्त को 1945 में, और हिरोशिमा पर 9 अगस्त को बॉम्ब गिराए थे। उसके बाद तो सारे लोग जो है, जो ये एटॉमिक रेडिएशन फैल गई थी, उसके बाद बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे। तो क्या जापान की अच्छी इनकम की वजह से डेवलप कंट्री कहते हैं उसे? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो यूएनडीपी ने ऐसा क्लियर कर दिया कि केवल हाई इनकम होने पर किसी कंट्री को डेवलप नहीं कहा जा सकता, उसके सारे क्राइटेरिया चेक किए जाने चाहिए। जैसे कि इनकम क्राइटेरिया भी चेक करो, जो करना ही है। दूसरे नंबर पे हेल्थ कंडीशन चेक करो, उसकी सोशल कंडीशन चेक करो, उसकी जो है मान लो उसका वेलफेयर चेक करो कि कैसे वो चल रहा है उसमें। मतलब कि हर एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, हर चीज पर ध्यान देना होगा, तब जाके किसी को हम रैंक दे सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप है कि नहीं है। नंबर 1 रैंक, नंबर 2 रैंक, इस तरह से उस समय 188 कंट्रीज की रैंकिंग हुई। 188 कंट्री, 188 कंट्री की रैंकिंग की गई और उसमें ये 4 चीजों पे ध्यान दिया गया। हेल्थ स्टेटस, इनकम स्टेटस, नंबर 1 हेल्थ स्टेटस, नंबर 2 इनकम स्टेटस, और नंबर 3 सोशल स्टेटस। इस तरह से 3-4 क्राइटेरिया देखे गए, इंडिकेटर देखे गए, और उन्हीं इंडिकेटर बेस पे उनका डेवलपमेंट जो है कितना हुआ है वो डिसाइड किया गया। नंबर 1 रैंक थी वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोपियन कंट्री, स्विट्जरलैंड, ऐसे कंट्री थे जो यूरोप के नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्री हैं, उनकी कंडीशन देखी गई। यूरोप की कंट्रीज में जैसे मैं बात करता हूँ कौन कौन सी कंट्री आते हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, उसके बाद हो गया पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस है, फिर जर्मनी है, फिर पोलैंड है, फिर बेलारूस है, बेलारूस के इधर वाला बेल्जियम हो गया, बहुत सारी कंट्री है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के बाद में जो है ये सर्बिया है, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो है, और स्पेन है, ग्रीस कंट्री, बहुत सारी कंट्री है यूरोप के।
ठीक है। तो उनमें सभी का और प्लस एशिया का प्लस यूरोप का और प्लस अमेरिका का सब जगह का जब डेवलपमेंट चेक किया गया तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है हायर रैंक पे आए और उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। वहां के लोगों की इनकम अच्छी थी, वो स्वस्थ थे एकदम, जो है कमाई में, इनकम में हर तरह से वो अच्छे थे, तो डेवलपमेंट रैंक उनको अच्छी मिली। हमारी डेवलपमेंट रैंक बहुत डाउन आई, 131। 188 कंट्री की जब रैंकिंग हुई तो उसमें हमारे कंट्री की जो है वो 188 में से 131 आया, बहुत डाउन गया। तो जब पहली बार वर्ल्ड बैंक के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट यूएनडीपी ने बनाई, यूएनडीपी, यू माने यूनाइटेड, एन माने नेशंस, डी माने डेवलपमेंट और पी माने प्रोग्राम, यूएनडीपी की रिपोर्ट तैयार हुई। कब हुई? पहली बार 1990 में। कब हुई? 1990 में। और क्राइटेरिया मैंने अभी बताया आपको, किस क्राइटेरिया पे बताया था? सोशल क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, पॉलिटिकल क्राइटेरिया, हेल्थ स्टेटस, ये सारी चीजें देखी गई, ठीक है। तो ये 1990 में फिर क्या बनी? रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की गई और उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया 1993 में। 3 साल के बाद उसे पब्लिश किया गया, ठीक है। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीज एम्पावरमेंट, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीज एम्पावरमेंट, ये उसका टाइटल दिया गया और वो रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई। उस रिपोर्ट के अनुसार 188 कंट्री में इंडिया की पोजीशन 131 रही, ठीक है। मतलब कि हमारी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब रैंक हुई है, ठीक है। नंबर 1 नॉर्वे, स्वीडन के मुकाबले में तो 131 पे है। कितनी बुरी हालत थी हमारी 1993 में, ठीक है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जो है टेंशन में आ गई कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो इस तरह की चीजें हम करने लगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर हमारी पॉपुलेशन उस समय जब 1993 में जब देखा गया तो 1.20, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हमारी जो है उस रैंक के अकॉर्डिंग जो है 1.20 रैंक, 1.20 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी 131 रैंक थी और एसडीआई डेवलपमेंट रैंक हमारी 0.624 थी, 0.624 थी। 1993 के बाद जब ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक मापी गई 188 कंट्रीज की, तो उस समय हमारी डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हमारी जो आई 131 रैंक पे वो 0.624 थी। ये डाटा याद रखना कि कितनी रैंक आई? 131 रैंक आई। वो रैंक किस बेस पे, कितने क्राइटेरिया पे किया गया? 0.624 पे हमें 131 रैंक दे दी गई, 0.624 पे 131 रैंक हमें मिल गई। अब देखिए कुछ इंडिकेटर्स की बात करते हैं हम, इंडिकेटर्स, ठीक है। या मैंने इंडिकेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। इन इंडिकेटर में हम इकोनॉमिक अटेनमेंट्स की बात करते हैं। भाई इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी होती है किसी कंट्री की तो वो क्या माना जाएगा? डेवलप्ड माना जाएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले किसी कंट्री की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट चेक किया जाता है। एक होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ जीडीपी नहीं लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जीडीपी। क्या लिख देते हैं? जीडीपी। जीडीपी होती है किसी कंट्री की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी ग्रोस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट। मतलब कि किसी कंट्री में प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर वगैरह, सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब कि इंडस्ट्रीज, और टर्शियरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन या बैंकिंग, इन सब से जो भी इनकम आती है वो जीडीपी कहलाती है। तीनों सेक्टर से जो इनकम होगी किसी कंट्री की वो जीडीपी कहलाती है। लेकिन कुछ लोग विदेशों में भी रह रहे हैं और विदेशों से भी इनकम आ रही है, डॉलर में, यूरो में, फ्रैंक में, शिलिंग में, दिनार में, ठीक है। इस तरह येन में, देखो दोबारा सुन लो, यूरो में, डॉलर में, फ्रैंक में और येन में, दिनार में, इस तरह अलग अलग करेंसी में हमारी इनकम आती है। और वो इनकम भी तो हमारी कंट्री की इनकम मानी जाएगी। मान लो मैं विदेश में रहने के लिए चला गया, ठीक है, और मैंने वहां पे बहुत सारे पैसे कमा लिए, डॉलरों में पैसे कमा लिए, तो मैं घर ही तो लेके आऊंगा और घर लेके आऊंगा और यहाँ के कोई अच्छी से मकान बनाऊंगा या कुछ भी ऐसे डेवलपमेंट करूंगा, अपने घर को बनाऊंगा या फिर कुछ भी मैं अपने लिए कुछ भी बढ़िया फैक्ट्री वगैरह लगा लूंगा। तो जिस गांव में या जिस शहर में मैंने अपना घर बनाया या फैक्ट्री लगाई तो मैंने अपना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन मेरे डेवलपमेंट के साथ में गांव का भी डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने उसमें घर बनाया, मेरे देख कोई और भी बनाएगा। तो एक तो देखा जाए तो वो विदेशी इनकम भी हमारी कंट्री में आ जाती है, लोग बाहर कमाते हैं और देश में लेकर आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जब
जीडीपी में, जब जीडीपी में विदेशों की इनकम भी ऐड कर दी जाए तो वो जीएनपी बन जाती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाती है, जीएनपी बन जाती है। ठीक है, तो उस समय हमारी जो 2011 में जो डाटा हुए उस समय जीएनपी का कोडिंग, हमारी जीएनपी बहुत डाउन थी। कितनी जीएनपी थी? 21.9% हमारी पॉवर्टी थी, तो जीएनपी बहुत डाउन थी। 21.9% पूरे कंट्री की 2011-12 में पॉवर्टी थी, मतलब इतने गरीब थे हमारे। 100% में कितने गरीब थे 2011-12 में? 21.9% लोग गरीब थे, जिसमें रूरल एरिया में ज्यादा गरीब थे, कितने? 25.7%, और अर्बन एरिया में कम गरीब थे थोड़ा, तो देखिए वो थे 13.7%। कुल मिला के अगर टोटल देखें तो अर्बन और इसमें मिलाकर देखा जाए तो दोनों मिला के 38 हो जाते हैं, और एवरेज अगर देखी जाए पूरे कंट्री भर की पॉवर्टी लाइन की, गरीबी की, तो वो कितनी थी? 21.9 एवरेज पॉवर्टी लाइन ऑफ आवर कंट्री इन 2011 एंड 12। ओके, तो जीएनपी हमारी ज्यादा अच्छी नहीं थी। आज भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में, लोग जा रहे हैं अलग अलग कंट्री में। कनाडा में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, अमेरिका में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, इंग्लैंड में बसे हुए हैं। डॉक्टरी करने के लिए लोग इंग्लैंड जाते हैं, सबसे बढ़िया जगह बताते हैं डॉक्टरी करने के लिए इंग्लैंड। नर्सिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए इंग्लैंड से बढ़िया कुछ नहीं है। लंदन में लोग ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, तो जो है लोग विदेशों में जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ गरीबी की हालत बहुत बुरी है, मतलब कि गरीबी की जो हालत है लोगों की वो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। वो छत्तीसगढ़ का हो गया ट्राइबल एरिया, बस्तर का एरिया, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल पीपल बस्तर में रहते हैं वहाँ बहुत हालत खराब है, लोगों की गरीब भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। झारखंड का एरिया होगा, लोग माइंस में काम करते हैं लेकिन कोई ढंग का काम नहीं है, उनके पास रेगुलर इनकम नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, एमपी, मणिपुर, उड़ीसा, इन सब के जितने भी स्टेट है इनमें पॉवर्टी लाइन बहुत डाउन है। और जब पॉवर्टी लाइन बहुत खराब होती है ना तो जीडीपी अच्छी नहीं होती भाई किसी भी कंट्री की। किसी भी कंट्री की जीडीपी और जीएनपी को अगर इंप्रूव करना है तो सबसे पहले गरीबी को दूर करना होगा। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए चाहे, ठीक है, जैसे कुछ भी भाई उनको सपोर्ट करे, फाइनेंस सपोर्ट करे, या फिर उनको कोई छोटे मोटे कारोबार शुरू करके दे, या फिर कोई सेल्फ इनकम का उनका सोर्स बना के दे, कुछ भी बना के दे गवर्नमेंट। गरीबी को दूर करना होगा, नहीं तो जीडीपी और जीएनपी में कुछ भी सुधार नहीं होता। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी से जो पैसा आएगा वो जीडीपी कहलाएगा। और जीएनपी मतलब फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी के अलावा जो विदेशों से इनकम आती है वो सब क्या जीएनपी में मानी जाएगी। तो हमारे बहुत सारे स्टेट थे जिनकी हालत बहुत खराब थी, और उसमें बिहार, उड़ीसा वगैरह इन सब का नाम आता है। 30% पीपल, मतलब कि अगर बिहार की पॉपुलेशन मानी जाए 100%, तो 100 में से 30% लोग गरीब मिले। 30%। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, आसाम की बात करूं, अगर मैं जो झारखंड की बात करूं, तो 100 के अगर परसेंटेज है ना तो 30, 35, 25 इतने लगभग लोग गरीब मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, हरियाणा में थोड़ी कंडीशन कम है, हरियाणा में थोड़ी कंडीशन कम है। हरियाणा में तो ये मानो हरियाणा, पंजाब में तो 10 से 20% है, 10 से 20%। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इनमें 10 से 20 के आसपास गरीबी है, जबकि बिहार, झारखंड, आसाम इनमें 30% से ज्यादा गरीबी है। ठीक है, 30 या 25 के लगभग इतनी गरीबी है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो वहां कोई ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर क्या होगा इकोनॉमिक अटेनमेंट का? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जितना अच्छा होगा जीएनपी उतना ही कंट्री जल्दी डेवलप करेगा। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर, अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं तो पहला इंडिकेटर जीएनपी, दूसरा इंडिकेटर है हेल्थ एंड लाइफ। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर है हेल्थ एंड लाइफ। ठीक है, तो देखिए दूसरा इंडिकेटर है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, कि अच्छी अगर सेहत है लोगों की, बहुत अच्छी सेहत है अगर लोगों की, तो समझ लो वो कंट्री डेवलप है। अगर किसी कंट्री में अपंग लोग हैं, मान लो डिसेबल लोग हैं, तो वो क्या कमा के देंगे? वो खुद ही दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। अगर किसी कंट्री में महामारियां ज्यादा है, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, अब देखो कितनी हालत खराब हो गई है, कितनी प्राइवेट सेक्टर तो बर्बाद हो गया एक तरह से देखा जाए तो, लोगों की नौकरियां चली गई है। ठीक है, और जो सरकारी सेक्टर में वो भी कहाँ अच्छा कर पा रहे हैं, उनको पैसा डोनेशन करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को कितना पैसा जो है अपने लोगों को हेल्प करना पड़ रहा है, इतना पैसा अगर वो डेवलपमेंट पे लगाती तो इंडिया और आगे निकल जाता।
21 सेंचुरी में इंडिया के डेवलप होने की बातें कर रहे थे हम लोग, लेकिन कोरोना की वजह से वो कम से कम 10 से 20 साल पीछे चला गया है, 10 से 20 ईयर वो पीछे चला गया है। जो डेवलपमेंट 22 सेंचुरी में देखना था, 22 सेंचुरी में वो देखना था, वो अब खत्म हो गया है बिल्कुल, उसमें काफी टाइम लगेगा, 100 ईयर तक तो हमें स्टेबल होने में लग जाएंगे अब, ठीक है। तो देखिए इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, अगर वहां के लोग बहुत अच्छे हैं किसी गांव के या किसी शहर के, तो ये मान लीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हेल्दी लाइफ है लोगों की तो डेवलपमेंट हो रहा है। हेल्दी लाइफ में हेल्थ केयर फैसिलिटी देखी जाती है, गांव में शहर में हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, या फिर ये कहें कि भाई जो मेडिकल फैसिलिटीज वो अच्छी है कि नहीं है। उसके अलावा हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर भी ध्यान देते हैं, मतलब कि जो नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं 1 साल के भीतर, जितने भी किसी एरिया में नए बच्चे जन्म लिए, नवजात शिशु जन्म लिए, उनमें से कितने बचे, क्या हम छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को जो है उनको बचा पाए कि नहीं बचाए, इन्फेंट बेबी को क्या बचा पाए कि नहीं बचा पाए हैं। अगर आपके हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटी होगी तो बच्चे बच जाएंगे, वो नहीं मरेंगे। हॉस्पिटल में देखोगे बहुत सारे टिटनस के टीके वगैरह बच्चों को बहुत सारे लगाए जाते हैं ताकि उसको बचाया जा सके, किसी तरह कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन किया जा सके। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों की, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर। तो छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी रेट अगर वहां बहुत कम है किसी कंट्री में तो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा एडुकेट न्यूट्रिशन, जैसे मैंने कल परसों जो टॉपिक लिया था उसमें जो एडोलसेंट की न्यूट्रिशन की बात मैं कर रहा था, जो नवयुवक थे, मतलब आप लोग जो हो, मतलब कि भाई जो ग्रोथ हो रही है, अब हमारे जैसे तो बूढ़े हो गए, ठीक है। तो अब आप जो लोग हैं, जैसे मान लो भाई जो 10 से लेकर 19 की एज में है, मतलब कि एडोलसेंट मतलब 10 से 19 साल की एज में जो है, वो जब ग्रोथ करते हैं, बॉयज गर्ल्स कोई भी हो, तो भाई उनकी बॉडी को थोड़ा अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो बहुत हेल्दी बन सके और एक अच्छे फ्यूचर का, एक अच्छे इंडिया का निर्माण वो कर सके। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट या कोई फैमिली उनको ठीक से न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं दे पाती है, खाना नहीं दे पाती है, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ कंडीशन बिगड़ जाएगी। अगर किसी कंट्री की हेल्थ कंडीशन बिगड़ती है तो वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, किसी फैमिली में नहीं कर सकता, वो डिपेंड रहेगा। एक कमजोर बच्चा 20 साल का या 22 साल का, वो कहाँ अच्छी नौकरी कर पाएगा, वो नौकरी कर भी लेता है तो टिक नहीं पाएगा, वो हेल्थ इशू की वजह से रोजाना छुट्टियां करेगा तो क्या डेवलपमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। और तीसरा इंडिकेटर है एडुकेट न्यूट्रिशन के बाद में ओल्ड एज हेल्थ केयर। ये भी देखा जाता है कि किसी एरिया में बूढ़े लोगों की कितनी हेल्थ केयर की कंडीशन को ध्यान रखा जा रहा है, उनके लिए क्या फैसिलिटीज है। जहाँ यहाँ पर देखो कि वृद्धा पेंशन लगाई हुई है, लोगों की वृद्धा पेंशन लगाई हुई है। तो वृद्धा पेंशन में क्या दिखाया गया कि भाई लोगों को महीने की भाई हर महीने कुछ 1200, 2000, 2-3 रुपए वृद्धा पेंशन उनको दी जाती है। तो वो सब क्या है, वो सब फैक्टर हैं, वो सब क्या है, इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ के फैक्टर्स हैं, उनके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो याद रहेगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये इंडिकेटर है हेल्दी लाइफ के। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी इंडिकेटर है हेल्दी लाइफ के। और एडुकेट न्यूट्रिशन, ये भी हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर है। और ओल्ड एज हेल्थ केयर भी उसी की है। इसी के लिए इंडिया में SBM भी शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ये शुरू किया गया था मोदी के टाइम में, ठीक है। झाड़ू लगा के सफाई कर रहे थे, दिल्ली में तो बहुत चला था ये, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये क्यों, क्या था इसमें, भाई जो गार्बेज है, प्लास्टिक जो थैलियां हैं या जो भी है, वो सब जमीन खराब कर देती है, या फिर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, उसको ध्यान रखना है हमें, उसको ठीक करना है हमें। बहुत सारी जो है लोगों को मोटिवेट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू, मतलब कि 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट इसमें दिखाया गया था। ये भी कैसे लैंड रिफिलिंग करके, लैंड रिफिलिंग करके, मतलब कि खड्डे खोद कर जो प्लास्टिक कचरा है हॉस्पिटल का, ज्यादातर सुई हो गया, सिरिंज हो गया, सुई हो गया, सिरिंज हो गया, बोतल्स हो गई, जो मान लो प्लास्टिक बोतल हो गई, या फिर जो है जो भी मटेरियल हॉस्पिटल का होता है या किसी होटल का वेस्ट होता है, तो वो क्या है खड्डे में जो है भर दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और लैंड रिफिलिंग हो जाता है। क्या होता है, लैंड रिफिलिंग। तो इस तरह से प्योरली 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम से SBM को, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं और लोगों ने भी प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ने प्रयास नहीं किए, सबने किए, इसमें मोटिवेट हुए लोग और काफी बढ़िया पहले से कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो ये भी जो है डेवलपमेंट का एक मेन जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और तीसरा जो इंडिकेटर है, देखो फर्स्ट इंडिकेटर था हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, दूसरा इंडिकेटर है हेल्दी लाइफ, तीसरा इंडिकेटर हो गया अब सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक
सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट मतलब सामाजिक सशक्तिकरण। पहले नीची जाति के लोगों को बराबर में बिठाया नहीं जाता था, आज क्या है ऐसा, छोटी जाति के लोग SC ST ट्राइबल पीपल्स, इनको कुछ नहीं समझाता था, गांव के बाहर मकान दिए जाते थे इनको। और आज जब से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि SC ST के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें की जाती है, कही जाती है, लोग फॉलो कर रहे हैं, जेल के डर से लोग नहीं करते हैं ऐसा कुछ भी। तो क्या आ गई, सोशल एम्पावरमेंट आ गई, सामाजिक सशक्तिकरण हो गया है, ठीक है। अगर सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है तो ये भी डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर किसी समाज में पिछड़ी जाति के लोगों को अगर अधिकार मिल गए हैं, अगर किसी समाज में पिछड़ी जाति के लोगों को अगर अधिकार मिल गए हैं तो डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। तो इसे भी हम इंडिकेटर कहते हैं, सोशल एम्पावरमेंट का इंडिकेटर, ठीक है। अब 4 नंबर पे जो इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड हो गया इंडिकेटर इन सोशल एम्पावरमेंट, और 4 नंबर पे अब इंडिया में कंडीशन देखते हैं कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट की कंडीशन कहां पर अच्छी और कहां पर बुरी है। केरला में नंबर 1 है, केरल जो है साउथ में, जिसकी कैपिटल त्रिवंतपुरम है, उसकी हर तरह से इनकम में बहुत अच्छा है, एजुकेशन में बहुत अच्छा है, 93%, 93 से 95% लोग वहां पर पढ़े लिखे हैं और हायर एजुकेशन में है, एजुकेशन स्टेटस बहुत अच्छा, हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, हर तरह से केरल जो है नंबर 1 है इंडिया में। तो उसका HDI रैंक नंबर 1 ही होगा, उसके बाद में फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इनका नंबर आता है बारी बारी, और सबसे लास्ट में 23-24 पे जाके बिहार उड़ीसा का नंबर आता है, 23, 24, 25 पे जाके बिहार, उड़ीसा, झारखंड इन सबका नंबर आता है। और हालत खराब है इन राज्यों की, गवर्नमेंट वहां पर बार बार प्लान बना रही है, सेंट्रल लेवल पे भी हेल्प पहुंचाई जा रही है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और वो भी बराबरी पे आ सके, इसलिए उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। बिहार में देखो हर बार कोसी रिवर आती है और बाढ़ की तबाही लेके आती है। पहले दामोदर का प्रकोप बंगाल में होता था, पहले दामोदर नदी का प्रकोप कहां होता था, बंगाल में। तो बंगाल में तो वो डैम बनाया गया, डैम बनाने के बाद में उसे ठीक कर लिया गया, ठीक है। और डैम बनाने के बाद में काफी फायदा भी हुआ है हमें वहां पे। तो ये देखा जाता है कि डेवलपमेंट किस में बहुत अच्छा और किस में बहुत बुरा। तो पंजाब ठीक है, हरियाणा ठीक है, दिल्ली अच्छा है और केरल सबसे अच्छा, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये सब स्टेट आते हैं, और उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ डाउन स्टेज में आते हैं, ठीक है। इस लेसन का लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वह डेवलपमेंट के चांस कम है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइम में अलग अलग स्कीम भी चलाती है, अलग लोगों को अवेयर करने के लिए रोजाना टीवी पर ऐड भी आते हैं, हर तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। पिछले लेसन में 1-2 लेसन में हमने देखा भी था कि पॉपुलेशन इंडिया की जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, और अगर तेजी से ग्रोथ करे तो डबल होने की चांस भी जल्दी है। अगर ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही है तो डेवलपमेंट होने के चांस जल्दी है, और अगर ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है तो डबल होने के चांस बहुत लेट है, मतलब कि डबल होने में टाइम लगेगा। ग्रोथ धीरे, टाइम डबल, ग्रोथ तेजी से, टाइम कम टाइम में डबल हो जाएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है कि भाई कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो सोर्स कम पड़ जाते हैं, रिसोर्स कम पड़ जाते हैं, खाने की कमी आती है, जमीन खाने की कमी आती है, जमीन कम पड़ जाती है रहने के लिए, और क्या है, रिसोर्स पर प्रेशर पड़ता है। जितने रिसोर्स आज के दिन हैं उन सब पे प्रेशर पड़ जाता है, और उससे क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं होता, जीएनपी कमजोर पड़ जाती है, जीडीपी कमजोर पड़ जाती है, और कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। आज इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो ये मान के चलो कि 10 से 15 साल और लग जाएंगे इसमें कुछ बैलेंस बनाने में, ठीक है। कितना ही पैसा खर्च करें हम, फिर भी वो स्पीड नहीं मिल पाएगी जो आज से 1 साल पहले थी। आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले जो हमारी स्पीड थी ग्रोथ की, वो नहीं मिल पाएगी, वो उसमें 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी एक मैटर है जिसकी वजह से डेवलपमेंट को फर्क पड़ता है। पॉपुलेशन भी एक टॉपिक है जिससे डेवलपमेंट को फर्क पड़ता है कि डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, कमाने लायक इन्वायरमेंट है, यूरोप की कंट्री ठंडे देश है, बढ़िया लोग कमाते हैं, ना बीमार पड़ते हैं। हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ती है, यूरोपियन कंट्री में बहुत अच्छा माहौल है, हमारे यहाँ पर ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन काफी अच्छी है। फिर भी हमारी 3 टाइप की फसलें ली जाती है यहाँ पे, रबी, खरीफ, जायद, 3 टाइप की फसल ली जाती है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, काफी बढ़िया तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन
कोरोना जैसी महामारियां, प्लेग जैसी महामारी जो 1921 में आई थी, उसके बाद में जो चेचक प्लेग वाला जो सिस्टम था, चेचक जो लोगों के दाने हो जाते थे, इसकी वजह से बहुत सारी इंडिया की हालत हमेशा से खराब रही है। और सबसे बुरी हालत तो इंडिया की ब्रिटिशर्स ने की थी। 250 साल उन्होंने इंडिया पे राज किया। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं होते तो इंडिया की शक्ल ही कुछ और होती। ठीक है, इंडिया की शक्ल कुछ और होती। आज इंडिया यूरोप में, एशिया में, अमेरिका, हर कॉन्टिनेंट में नंबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, टैलेंट की कोई कमी नहीं। आज ये हमारा लेसन, तो इस तरह से आज हमारा ये लेसन बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो गया है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, टॉपिक हमारा बहुत सही क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो टॉपिक बिल्कुल हमारा क्लियर है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मैंने ये बताया आपको। प्रोसेस है चॉइस का, पीपल की चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इनकम एम्पावरमेंट में अगर इंक्रीज होती है तो डेवलपमेंट है। फ्रीडम मिलती है लोगों को डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, अगर किसी एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में अगर कंडीशन ठीक नहीं है, ट्रैफिक जैम है, पॉवर्टी है, या फिर छोटे बच्चे भीख, स्मॉल चिल्ड्रन बैगिंग, अगर वहां पे भीख मांग रहे हैं, पीपल जो स्लीपिंग ऑन फुटपाथ, अगर लोग फुटपाथों पे सो रहे, तो डेवलपमेंट बहुत लो लेवल का है। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से फ्रीडम है। डेवलपमेंट आज की जो कॉन्टेक्स्ट में क्या मानी जाती है, कंप्यूटराइजेशन डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम एंड मॉडर्न फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ही डेवलपमेंट माना देखा जाता है और माना जाता है। पहले डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन बनाता था, वर्ल्ड बैंक। टॉपिक क्या होता था उसका, इनकम लेवल ओनली। इनकम लेवल के अकॉर्डिंग वो किसी को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री की स्टेज को बताता था। ठीक है, और फिर दूसरा जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब तैयार की गई, 1990 में सर्वे किया गया, और हर साल में वो डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है। 1993 में उन्होंने जो पब्लिश किया, क्या, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीज एम्पावरमेंट का जो है उसने पब्लिश किया और बताया कि किस कंट्री की क्या रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग 131 रही, 188 कंट्री से उसकी रैंकिंग कितनी रही, 131। वो उसको कितना रैंक मिला था, 0.624 का रैंक मिला था इंडिया को। किसके अकॉर्डिंग, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग। यूएनडीपी का मतलब यूनियन यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना रैंक मिला, 131। एक्चुअल में रैंक क्या था हमारा, 0.624 की रैंकिंग थी हमारी। ओके, इंडिकेटर होते हैं भाई, इंडिकेटर इकोनॉमिक अटेनमेंट्स होते हैं। इंडिकेटर नंबर 1 जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर कंट्री लेवल पे कमाई हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज, तो जीडीपी कहलाएगी। अगर विदेशी इनकम भी ऐड हो रही है तो जीएनपी कहलाएगी। हमारे इंडिया में बहुत सारी गरीबी है, अभी भी गरीबी दूर नहीं हुई है। 21.9% गरीबी आज भी इंडिया में है, जिसमें अर्बन एरिया में कम है और रूरल एरिया में ज्यादा है। अर्बन में कितनी है, 13.7, और रूरल में ज्यादा है, 25.7। ठीक है, कौन कौन सी एरिया जहाँ ज्यादा गरीबी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल, आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर और उड़ीसा, इनमें 30% से भी ज्यादा लोग गरीब हैं 100% पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरा इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, दूसरा इंडिकेटर हेल्थ है। हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होगी किसी कंट्री को डेवलप माना जाएगा। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट डाउन है तो डेवलप माना जाएगा। एडिक्वेट न्यूट्रिशन सभी को मिल रहा है तो डेवलप माना जाएगा। ओल्ड एज हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है तो डेवलप माना जाएगा। तो इस तरह से किसी का सेकंड मतलब इंडिकेटर ऑफ हेल्थ लाइफ हम बता सकते हैं। SBM स्वच्छ भारत अभियान हमारे इंडिया में चलाया गया था, 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम था ये, और इससे इंडिया में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है स्वच्छ भारत अभियान से। ठीक है, ओके। और 4 नंबर पे इंडिकेटर ऑफ सोशल इंपावरमेंट, मैंने बताया था सोशल इंपावरमेंट और सामाजिक सशक्तिकरण लोगों का हुआ, पिछड़ी जाति, वुमेन, हर तरह से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ओके। अब और लास्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, केरला और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और गोवा में। प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे अच्छा केरला में हुआ है, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, गोवा और
पंजाब में हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में सबसे कम डेवलपमेंट हुआ है। और लास्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर इन्वायरमेंट बहुत खराब हालत में है तो भी डेवलपमेंट होने की उम्मीद नहीं है, लोग ज्यादा बीमार होंगे और डेवलपमेंट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, और डेवलपमेंट, थैंक यू। आज की मीटिंग, आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।